पोटेशियम की प्लांट के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं, साथ में पोटेशियम की डेफिशिएंसी में प्लांट पे किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और हो सकता है आपके दिमाग में आए कि आज ये काला चश्मा क्यों लगाया है। तो आई फ्लू की वजह से मैंने अपनी आंखों को कवर करने के लिए काला चश्मा लगा रखा है। खैर, अगर हम अपने टॉपिक पे फोकस करें तो सबसे पहली बात जो हमें ये समझ में आनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पोटेशियम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उनमें किसी के अंदर भी कंपोनेंट या हम देख सकते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कौन, पोटेशियम। किसी तरह से उसमें वो उनके कंपोजिशन में पोटेशियम नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता। बट फिर भी आप जानते हैं कि पोटेशियम जो है वो मेजर एलिमेंट है, प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये चाहिए होता है ना। आप जानते हैं कि एन, पी और के, ये तीनों ही प्लांट को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं। तो ये बहुत मेजर एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं जुड़ा हुआ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। क्यों? तो इसका मतलब इसके कुछ फंक्शंस या इसके जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे हम बात करें कि पोटेशियम इज रिक्विटेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ओवर 80 एंजाइम्स। लगभग 80 या 80 से भी ज़्यादा हम देख सकते हैं जो एंजाइम्स होते हैं उसके लिए उसके एक्टिवेशन के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चाहे वो फोटोसिंथेसिस में हो, चाहे वो फोटो रेस्पिरेशन के मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में हो, मतलब अलग अलग तरह की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके अंदर पोटेशियम एंजाइम्स को एक्टिव करता है। अगर एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे तो प्रोसेस नहीं होंगे, और प्रोसेस नहीं होंगे तो प्लांट की आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हम कह सकते हैं प्लांट जो है आगे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मेन बात इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए कि ये पोटेशियम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। और हम देखते हैं कि पोटेशियम का अपटेक किस तरह से करता है प्लांट। तो K+ आयंस के रूप में, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये अनकम्बाइंड फॉर्म है, यानी इसमें किसी तरह का ऑक्सीजन या कोई अदर एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, ये अनकम्बाइंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये तो बहुत आपने सुन रखा होगा ऑलरेडी कि स्टोमेटास जो होते हैं, जो कि हम देखते हैं ऑक्सीजन और CO2 के गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका खुलना, उनका बंद होना कौन कंट्रोल करता है? तो हम देखते हैं ये पोटेशियम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखें अगर आपको याद नहीं है तो। इसी से रिलेटेड हमने यहाँ लिखा है कि इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, और हो सकता है जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इसे केमिकल ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? केमिकल ट्रैफिक पुलिसमैन। अभी जो पोटेशियम है ना, इसका ये एक नाम ही फेमस नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम फेमस होते हैं। तो मेरी कोशिश है आपके सामने एक स्क्रीन पे कुछ देर में एक लिस्ट रिप्रेजेंट होगी, उस लिस्ट के अंदर जो भी आपके सामने नाम लिखे हुए हों उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उस दिन याद करने की कोशिश करें कि एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट, या ट्रैफिक पुलिसमैन एलिमेंट, इस तरह से पूछ लिया तो आपको पोटेशियम या उसके जो भी नाम के आपको पूछा गया है तो आपको आंसर आना चाहिए। ओके, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग करता है, तो हम देख सकते हैं कि वाटर रेगुलेशन भी करता है, यानी हम देख सकते हैं ट्रांसपायरेशन के अंदर ही हेल्पफुल है, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और साथ में हमने कहा है कि पोटेशियम इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर एलिमेंट। मास्टर किसे कहते हैं? जो बहुत सारी चीज़ों को मास्टर करता है या कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा लगभग 80 या 80 से भी ज़्यादा एंजाइम्स को ये क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहा है, तो ये इसलिए मास्टर एलिमेंट कहा गया। और साथ में क्या कहा गया है? नोमैडिक एलिमेंट कहा गया है। नोमैडिक वर्ड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, बहुत घूमता फिरता है ये पोटेशियम। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेम होता है, स्टेम से रूट्स, और रूट से सॉइल सॉल्यूशन से वापस प्लांट बॉडी में, यानी ये बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं मोबाइल एलिमेंट होता है। और याद है आपको मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी कहाँ देखी जाती है? ओल्डर लीव्स में, राइट। तो ओल्डर लीव्स के अंदर हम देख सकते हैं कि मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है। खैर, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये नोमैडिक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमंतु है। तो इसे याद रखिएगा कौन सा एलिमेंट को हम नोमैडिक कहते हैं, तो आप याद रखेंगे पोटेशियम को। इसके साथ साथ इसे क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं। देखो कितने नाम आगे। पहला मैंने कहा केमिकल ट्रैफिक पुलिसमैन या ओनली ट्रैफिक पुलिसमैन, दूसरा नाम हमने याद किया मास्टर एलिमेंट, तीसरा नाम याद किया हमने नोमैडिक एलिमेंट, और चौथा नाम हमने याद किया है अभी क्वालिटी एलिमेंट। क्वालिटी एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। वेजिटेबल्स हों चाहे फ्रूट्स हों, उनका कलर, उनकी शेप, और साथ में प्लांट की या ग्रेन की क्वालिटी, है ना। तो कहने का मतलब अलग अलग तरह की जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उनको इंप्रूव करने की पोटेंशियल रखता है कौन? पोटेशियम, है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स, है ना। और हमने यहाँ लिखा है इंप्रूव बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से फोकस से सुनिए।
टोबैको जो होता है उसको हम क्यों काम में ले रहे हैं, ताकि उसे बर्न किया जा सकते हैं ना, तो उसकी बर्निंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट जो आप खुद अपने आप कॉपी में लिखिए कि बर्निंग क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें पोटेशियम देना है, तो पोटेशियम का कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, तो दिमाग में आता है फेमस फर्टिलाइजर जो कि है MOP, राइट, जिसे हम कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, यानी KCl जिसको कह देते हैं। लेकिन KCl का यूज़ टोबैको की क्रॉप में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, तो आप याद रखिएगा क्योंकि उसमें जो Cl यानी क्लोराइड है वो उल्टा बर्निंग क्वालिटी को कम भी कर सकता है, तो वो कम करता है, यानी वो टोबैको के लिए अच्छा नहीं होता है प्लांट के लिए। तो हम वहाँ पे K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसी नोट पॉइंट बना के याद रख लीजिएगा कि टोबैको से रिलेटेड एक बात जो पोटेशियम से जुड़ी हुई है वो भी हमें याद होनी चाहिए। कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, K2SO4। कौन सा नहीं किया जाता, KCl। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो बर्निंग क्वालिटी को कम कर सकता है। डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डायरेक्ट ड्रॉट फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस, डायरेक्टली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है किस चीज़ के लिए, तो हम देखते हैं ड्रॉट या फ्रॉस्ट के लिए, सूखा पड़े या फिर फ्रॉस्ट आए उससे इसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है पोटेशियम के लिए। इसलिए हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही कहा गया, एक मैंने ये लाइन भी पढ़ी थी बुक के अंदर, ऐसा भी लिखा हुआ था कि प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, कोई भी पोटेशियम के बिना अपनी लाइफ कंप्लीट ही नहीं कर सकता, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। खैर, और आगे हम देखेंगे डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस में भी रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। ये सारे ही पॉइंट आपके सामने आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, या आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो सारे लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको एक नंबर नहीं कटेगा, तो ये मैंने बहुत अलग अलग बुक्स में से कलेक्ट करके लिखे हैं, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तब भी, और मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इसे जरूर याद करिएगा। ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द लॉजिंग, लॉजिंग मतलब समझते हैं गिर जाना, है ना। तो हमने जैसा कि जाना ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, मजबूती दे रहा है एक तरह से प्लांट को, तो आप इसे याद रखिएगा, ये लॉजिंग से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। रेजिस्टेंस कितनी हो गई, रॉट फ्रॉस्ट हो गई, डिजीज पेस्ट हो गई, और तीसरा हम लॉजिंग के रूप में याद कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए भी ज़रूरी है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड, ये एग्जाम में आता है कि लोडिंग और अनलोडिंग करनी है शुगर की, है ना। लीव्स के अंदर शुगर बनती है यानी ग्लूकोज बनता है, और उसकी इधर से उधर हम देखते हैं ट्रांसफर करना है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग है, तो वो किससे जुड़ी है, पोटेशियम से जुड़ी है। याद हो रहे हैं आपको, आई थिंक ये पॉइंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट में है लग्जरी कंजप्शन, नाम तो सुना ही होगा, लग्जरी कंजप्शन सुना है आपने। लग्जरी कंजप्शन मतलब हद से ज़्यादा पोटेशियम प्लांट अपटेक कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पोटेशियम का बहुत ज़्यादा अपटेक कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह की क्या नहीं होती, टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होती। समझते हैं लग्जरी कंजप्शन का मतलब आप कि बहुत सारा पोटेशियम ले लेगा प्लांट, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, इस कंडीशन को बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। क्यों पोटेशियम का ही लग्जरी कंजप्शन होता है, रीज़न एक लाइन में इतना से याद रखेंगे कि पोटेशियम जो होता है वो हम देखते हैं सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं उनमें जाके स्टोर हो जाता है, और साथ में क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट का किसी के ऑर्गेनिक कंपोनेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो ये किसी तरह से किसी में जुड़ेगा नहीं जाके, तो ये किसी भी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं करेगा। भाई ज़रूरत होगी तो एंजाइम्स वगैरह के लिए निकल जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि एक्टिवेशन के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जुड़ा हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा प्लांट इसका अपटेक कर सकता है, ठीक है। तो इससे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लग्जरी कंजम्पशन कहते हैं, राइट। तो हमने यहाँ कहा लग्जरी कंजम्पशन होता है जनरली बाय स्टार्च क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स करती हैं ऐसा, तो हम देखते हैं स्टार्च क्रॉप, जैसे कि बनाना, पोटैटो, शुगर केन, है ना, शुगर बीट एटसेट्रा, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। ये शुगर या स्टार्च क्रॉप्स के अंदर जनरली देखा जाता है पोटेशियम का लग्जरी कंजप्शन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे मुझे पोटेशियम से रिलेटेड, मैंने अलग अलग बुक्स से कोशिश करी आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करेंगे कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, ओके। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और अब फिर से हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के काफ़ी सारे ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोटेशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। तो पहला जो सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि क्लोरोसिस अलोंग द एजेस ऑफ लीफ, लीफ की एजेस जो हैं, किनारे जो हैं, मार्जिन्स जो हैं उनके ऊपर वो जले हुए से दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो उस पर क्लोरोसिस का मतलब आप समझते हैं क्लोरोफिल का गड़बड़ा जाना, वो गड़बड़ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो बाहर से किनारे से वो जले हुए दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं लीफ मार्जिन स्कॉर्चिंग भी कहा जाता है इसे, है ना। लीफ मार्जिन स्कॉर्चिंग भी कहते हैं और साथ में लीफ बर्निंग भी कहा जाता है। तो दोनों ही टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछी जाती है। पोटेशियम की ज़्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स है नहीं, एग्जाम में ज़्यादा अलग तरह से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये दो जो है इनमें से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसे ज़रूर याद रखिएगा।
और इन फॉरेज एंड कवर क्रॉप्स जो है, फॉरेज या कवर क्रॉप्स जो लेग्यूमिनस स्पीसीज की हों, तो उनके अंदर हम देखते हैं पोटेशियम डेफिशिएंसी से स्मॉल वाइट स्पॉट्स भी देखे जाते हैं, वाइट नेक्रोसिस स्पॉट्स भी देखे जाते हैं। तो ये दो स्पेसिफिक आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो याद होने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं थे, मतलब दो ही हैं, याद रख सकते हैं। अब देखिए एक अलग से पॉइंट जो है मुझे आपको बताना है वो ये है कि हिडन हंगर, हिडन हंगर क्या होती है। जैसे कि आज इस वीडियो के दौरान हमने पहले लग्जरी कंजप्शन के बारे में बात कर ली, उसी तरह से एक हिडन हंगर भी होता है, एक साथ में स्टीनबर्ग इफेक्ट भी होता है ना। तो इस तरह की कुछ टर्म्स जो हैं फेमस हैं, आपको भी पता होनी चाहिए। अगर आपने नहीं सुन रखी हैं तभी सुन लीजिए और ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहली बात, जो आपने लग्जरी कंजप्शन जान ही लिया, पोटेशियम का कैसे होता है, क्यों होता है, जाना आपने। दूसरी बात, हिडन हंगर क्या है। हिडन हंगर का मतलब ये समझ आ रहा है कि ऐसी हंगर जो हिडन है, जो छुपी हुई हंगर है ना। प्लांट्स ऐसी जो हंगर है उसे रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम्स सीरियस ईल्ड रिडक्शन अकर, मतलब ईल्ड जो है प्लांट की, यानी प्लांट कितनी पैदावार दे सकता है उसके अंदर कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है, लेकिन विदाउट शोइंग एनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मतलब प्लांट्स कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं दिखा रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा कि अच्छा इसमें स्कॉर्चिंग तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है पोटेशियम की कमी हो। मतलब प्लांट क्या नहीं दिखा रहा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, पर फिर भी उसकी ईल्ड के अंदर कमी आएगी। तो हमें ऐसी तरह की कंडीशन को क्या कहना होता है, हिडन हंगर कहना होता है। अभी जो हिडन हंगर है इसका फिर हम क्या करें, हमें कैसे पता चले भाई वो प्लांट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर उसके आसपास हम इंडिकेटर प्लांट लगा दें, यानी ऐसे प्लांट लगाएं जो बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, कमी होते ही सॉइल में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो बहुत जल्दी उस कमी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सिम्टम से। समझ आई बात मैंने क्या कहा। ऐसे प्लांट लगाएं जो कि जल्दी से पता कर सकें कि उसके अंदर उस जगह पे हम देख सकते हैं उस एलिमेंट की कमी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ हम इंडिकेटर प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ऐसा हो सकता है जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर प्लांट्स, है ना। जो कि ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इंडिकेटर प्लांट्स क्या हैं। अभी आपने जान लिया, ऐसे प्लांट जो बहुत जल्दी से क्या बता देते हैं, अपनी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने सिम्टम्स को शो करके। भाई मान लिया ये प्लांट तो नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर हिडन हंगर है, लेकिन दूसरा प्लांट कर सकता है ना, जो कि उसके लिए स्पेसिफिक हो। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट के अलग अलग इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने मेरी कोशिश है स्क्रीन के ऊपर एक क्या हो, लिस्ट रिप्रेजेंट हो, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट के आपके पास एक प्लांट रिप्रेजेंट होता है ना। तो ये प्लांट्स जो है एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि बहुत फेमस जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका होगा अगर आपने कुछ एग्जाम्स दिए हैं, और आप जानते होंगे कि बोरॉन जो है उसके लिए कौन सा इंडिकेटर प्लांट इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरॉन के लिए होता है सनफ्लावर, है ना। तो आपको पता होगा जैसे कि हम बात करें सोडियम जो होता है वो उसके लिए शुगर बीट होता है ना। और कॉपर जो है उसके अंदर हम देखते हैं वीट प्लांट जो है कॉपर की डेफिशिएंसी जल्दी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे जो मेरे को कुछ याद आ रहे हैं मैं हाथों हाथ बोल रहा हूँ, लेकिन सारे जो सामने आपके सामने से स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा। कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप सारों के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि कोई भी पूछे आपको याद हो, ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी का भी सिम्टम आपने पिछले वीडियोस में भी जाना था, खैरा डिजीज़ होती है ना। तो खैरा डिजीज़ जो है वो जिंक, एक तरह से जिंक की डेफिशिएंसी मतलब राइस या पैडी प्लांट के अंदर आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इंडिकेटर प्लांट क्या है। अभी मैंने एक वर्ड और बोला था जिससे मैंने कहा स्टीनबर्ग इफेक्ट। अभी जो स्टीनबर्ग इफेक्ट है इसे हम डाइल्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है ये, तो इसके अंदर ये है, मतलब डाइल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, कम होना। तो हम जब देखते हैं प्लांट फटाफट से इनिशियल ग्रोथ स्टार्ट करता है अपनी, जब फटाफट से वो ग्रोथ स्टार्ट करेगा तब उस कंडीशन के अंदर वो बहुत सारा न्यूट्रिशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब प्लांट की ऐसी कंडीशन जब उसे बहुत सारी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो वो उसका ड्राई मैटर बहुत जल्दी बढ़ेगा, लेकिन सॉइल से फटाफट क्या होंगे, न्यूट्रिशन कम होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर पौधा बड़ा होगा, जल्दी जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने आसपास के न्यूट्रिशन को खींचेगा। तो मतलब उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो न्यूट्रिशन की कमी होगी, ग्राफ मेरी कोशिश आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा हो तो उसमें आप देखिए न्यूट्रिशन तो है कम हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है, मतलब उसका ड्राई मैटर बढ़ रहा है ना। तो ये जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, इसकी कमी को, इसको ही हम डाइल्यूशन इफेक्ट कह रहे हैं। और डाइल्यूशन इफेक्ट के साथ में से स्टीनबर्ग नाम के साइंटिस्ट पे स्टीनबर्ग इफेक्ट पे कहते हैं। तो तीन टर्म समझ लिए अपन ने, कौन कौन सी, स्टीनबर्ग इफेक्ट, लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर, है ना। आई होप ये तीनों टर्म्स आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहे। साथ में हमने इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में भी जान लिया, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, प्राइमरी मिनरल्स तो हो चुके हैं, अब सेकेंडरी मिनरल्स की शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी मिनरल में सबसे पहला मिनरल जो है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम के फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है उसके बारे में इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं। उसका लिंक इस वीडियो खत्म होते ही आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। साथ में हमेशा की तरह इस वीडियो की PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।
है।